Hello students, in the running topic of electricity, today we will do some practice of numericals of the related topic. Yesterday we have practiced some numerical related to the topic. Today we will do again some numerical problem. The first numerical is, in an electric circuit, two resistors of 12 ohm each are joined in parallel. यहाँ देखिए किसके अंदर बोल रहा है? Parallel to a 6 volt battery. Find the current drawn from the battery. यानी दो रेजिस्टर हैं जो किसके अंदर हैं? पैरेलल में है. तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है हमारा 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट. सो 1/Rp is equal to 1/ और रेजिस्टर है 12 ओम के दो, 1/12 plus 1/12, 12 एलसीएम आ गया 1 plus 1. तो Rp is equal to हो जाएगा आपका 12/2, इससे बन गया ये 6 और आ गया आपका रेजिस्टेंस आ गया 6 फ्रॉम ओम्स लॉ. V is equal to IR, I कैलकुलेट करना, I is equal to V upon R, then 6/6 is equal to 1 एम्पीयर. यानी उस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है that should be 1 एम्पीयर. Okay, now let's see the next second numerical. So this one is our second numerical. An electric lamp of resistance 20 watt and a conductor of resistance 4 watt are connected to a 6 volt battery. दोनों कनेक्टेड है 6 volt batteries as shown in the circuit. कैलकुलेट इस सर्किट के अंदर क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. दूसरे केस में आपने करंट निकालना है और तीसरे केस के अंदर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक लैंप में और कंडक्टर के अंदर. ये दिया हुआ है आपका 20 वॉट, पावर इसका 20 वॉट दिया हुआ, 20 ओम रेजिस्टेंस ऑफ ये 20 ओम है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है. तो ये भी 20 ओम है. क्लियर? तो यहां पर देखना है हमें इस सर्किट के अंदर जो सर्किट डायग्राम दिया है, इस सर्किट डायग्राम के अंदर ये 4 ओम यानी ये रेजिस्टेंस और ये बल्ब दोनों किसमें है? सीरीज में. तो पहला जो पार्ट है हमारा वो यही कह रहा है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो हम जानते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू इट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस. तो R1 दिया हुआ है आपका 4 ओम प्लस 20 इज इक्वल टू 24 ओम. टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा. और करंट दूसरे केस में हमें निकालना है करंट फ्रॉम ओम्स लॉ. V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R. V की वैल्यू हमें दी हुई है आपका 6 डिवाइडेड बाय 24, 1 से कट गया 4 टाइम्स, 1/4 मींस 0.25 और करंट आ गया आपका 0.25 एम्पियर. और तीसरे केस में हमें निकालना है आपका पोटेंशियल डिफरेंस. तो V पहला वाला केस है, इसमें निकालना है पहला वाला इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर. इलेक्ट्रिक लैंप का जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम. तो V इज इक्वल टू IR. ठीक है? V I कितना आया हमारा? अभी हमने कैलकुलेट किया 0.25. ठीक है जी? तो यह आ गया आपका 0.25 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस से 4, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा आपका 1 वोल्ट. दूसरे वाले केस के अंदर निकाला तो V इज इक्वल टू IR. सेकंड केस में आ जाएगा आपका 0.25 मल्टीप्लाई 20. यहां आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 25 से 50, दैट इज V इज इक्वल टू 5. तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं. इस तरीके से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. लेट्स सी थर्ड न्यूमेरिकल. तीसरा न्यूमेरिकल को देखते हैं.
ये थर्ड न्यूमेरिकल क्या कहता है। So our third numerical is show how would you join 3 resistors each of resistance 9 ohm। 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास जिनका क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 9 मींस R1 R2 R3 हमने एक साथ किया वो है आपके 9 ohm। So that equivalent resistance is of the combination is, हम किस तरीके से इनको जोड़ें कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 30.5 पहले केस में, और दूसरे केस में आना चाहिए आपका 6 ओम, सेकंड केस में आना चाहिए आपका 6 ओम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस है, यानी कह सकते हैं R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to 9। फर्स्ट हमें लेकर के आना है 30.5। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 रेजिस्टेंस है, 2 को हम पैरेलल में लें और फिर 2 के साथ 1 को हम सीरीज के अंदर ऐड करें। पहली कंडीशन ये कि हम 2 को हम पहले क्या जोड़ते हैं, पैरेलल के अंदर जोड़ें, और फिर एक रेजिस्टेंस हमारे पास आता है उसको हम सीरीज के अंदर ये कंबाइन करें, यानी ये भी 9 ओम, ये भी 9 ओम और ये भी 9 ओम। तो पहला इस केस को देखते हैं। तो यहाँ आ गया, यानी इसको नाम दे दीजिए R1, ये R2 और ये R3। तो यहाँ R1 और R2, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। पहले केस में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर है these are a parallel। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R3 is equal to 1/R1 plus 1/R2। 1/R3 is equal to 1/9 plus 1/। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 1/R3 is equal to, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा 9 to 1/9। तो RP की वैल्यू हो जाएगी आपका 9/2 मींस 4.5। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो है आपका 4.5। अब इस 4.5 ओम और 9 ओम को यानी देंगे 4.5 ओम एंड 9 ओम आर इन सीरीज। हम इसको किसमें ऐड करते हैं, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, RS 4.5 प्लस 9, ठीक है जी, या R3 भी कह सकते हैं। हो जाएगा 13.5। बाय दिस वे यानी हम 3 रेजिस्टेंस से 2 को पहले पैरेलल में ऐड कर रहे हैं और तीसरे को सीरीज के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा 13.5। वी विल गेट 13.5 बाय दिस वे। सेकंड केस है, हमें क्या लेकर के आना है 6 ओम। अब इस 6 ओम लेकर के आने के लिए बी वाला केस है, 6 ओम में लेने के लिए हम 2 ऊपर दोनों को हम किसके अंदर ऐड करें, सीरीज के अंदर। ये 2 हमने ऐड किए सीरीज में और इसी के साथ हमने 1 को ऐड किया पैरेलल के अंदर। ये भी कंडीशन, इस कंडीशन से देखते हैं हमारा क्या आंसर है। ये 9 ओम, ये 9 ओम और ये। तो पहला सीरीज वाले का निकाल दें, 9 प्लस 9 दैट इज 18 ओम। अब आ गया आपका 2 वाला 18 एंड 9 ओम आर इन पैरेलल। ये दोनों किसमें है, यहाँ पे 1 बन गया है, 9 और 9 का 18। अब आ गया 18 और 9 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में आ जाएगा 1/RP is equal to 1/18 plus 1/9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम आ गया आपका 18, 1 plus 2 1/RP is equal to 3/18 means RP is equal to 18/3 is equal to 6 ओम। इस तरीके से इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 6 ओम। इसका आंसर आ जाएगा आपका 6 ओम। तो स्टूडेंट्स यू कैन डू मोर प्रैक्टिस ऑफ द रिलेटेड टॉपिक। इस तरीके से आप दूसरी बुक
की हेल्प से भी इन न्यूमेरिकल को करके देखेंगे। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो टॉपिक है हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स सी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट किसी भी अप्लायंसेस के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके द्वारा क्या पैदा हो रही है, हीट पैदा हो रही है। द इम्पैक्ट और द इफेक्ट थ्रू विच इफ in an appliances there is a flow of electric current and through this electric current the appliances get heating। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, आप इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर ऐसा देख सकते हैं, टोस्टर के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं, प्रेस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आप ऐसा देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड, पानी गर्म होता है, आपने देखा होगा, करंट फ्लो कर रहा है और पानी उसी करंट के द्वारा जो फ्लो कर रहा है उसके द्वारा पानी हीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेनेवर ए करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर पे क्या प्रोवाइड होती है, करंट फ्लो करती है, इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। ये कैसा हो जाता है, इट बिकम्स हॉट। अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट, कंडक्टर जिसको कहते हैं जो आसानी से करंट को फ्लो कर ले, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करती है तो वो क्या होता है, वो हो जाता है गर्म। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहां इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और ऐसा हम कहां देख सकते हैं, देयर आर सो मेनी अप्लायंसेस that we can see in electric bulb, electric iron, geyser, and after that electric furnace। भट्टी के अंदर भी ऐसा देखने को मिल सकता है। और हीटर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका हीटर, या कोई भी जहां पर बस क्या हो, वो कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वहां आपको क्या मिलेगा, देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का चेंज मिलेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसके कारण से वो अप्लायंसेस जितने भी हैं जिनके अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर जाएंगे, हीट कर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रभाव को, दिस इम्पैक्ट और दिस इफेक्ट was proposed by Sir James Prescott Joule। जूल ने इस प्रभाव को समझाया और इसी को कहा हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। दिस कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और द जूल हीटिंग। और उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द heating law of heating effect of current known as Joule's law, उसको हम क्या कहते हैं, Joule's law कहते हैं। इसने प्रपोज किया था सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इसको प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखना कहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हीट जो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इज ये क्या है, जूल्स लॉ, पहला नियम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। हीट किसके द्वारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन करंट, एंड थर्ड इज टाइम, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच, यानी जितने समय के लिए वो करंट उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है उतने समय
ये heat is directly proportional to the time. Combine all these three equations. अगर हम इनको combine करते हैं, we will get H directly proportional to the I square R T. H is directly proportional to the I square R T. This relation is called the Joule's law of heating. इसी relation को हम क्या कहते हैं? This relation is called the Joule's law of heating. Heat is directly proportional to the square of the current. Heat is directly proportional to the resistance of the conductor. जो भी हमने कंडक्टर लिया है उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. जितने समय के लिए वो करंट उस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो वी विल गेट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I square RT and this statement is known as Joule's law or Joule's law of heating. आगे आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी. Now let's see what is the definition of electric energy. Means the total work done by a current in an electric circuit is called electric energy. Means that is I is equal to Q upon T. Total work done by a current in an electric circuit is called an electric energy. Means I is equal to Q upon T. क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Q को बाहर ले लेते हैं तो Q is equal to हो जाएगा आपका IT. If W is the amount of work done, W क्या है? W is the amount of work done. W है आपका amount of work done and after that in carrying a charge of Q. Q हो गया आपका charge and from one end to the other end of the conductor. So V is equal to हो जाएगा आपका W upon Q. अब इस Q की जगह ये I2 को पुट कर देते हैं या W को बाहर निकालें तो W is equal to हो जाएगा V into Q. Q की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो पहला फॉर्मूला आ जाएगा W is equal to V into I into T. This one is the first equation. अब I की जगह अगर हम देखें according to Ohm's law. Ohm's law क्या होता है? V is equal to IR. अब V की जगह हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा आपका IR into IT means I square RT और ये I square RT किसके बराबर है? That is equal to W. अब अगर हम I is equal to क्या पुट करते हैं? V upon R W यानी I की जगह हो जाएगा आपका V upon R तो आ जाएगा V square upon R square into R into T. यहाँ से R कैंसिल तो W is equal to हो जाएगा आपका V square और T upon एक फॉर्मूला ये आ गया आपका एक फॉर्मूला ये आ गया और एक ये है. ठीक है. अब हम इन सबको क्या कर रहे हैं? एक साथ ही पुट कर रहे हैं बराबर तो W और that is equal to heat is equal to VIT is equal to क्या जाएगा I square RT और that is equal to V square T upon ये फॉर्मूला बन गया. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है जो इन फॉर्मूलों के अंदर पुट करने पर हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेन होता है. तो दैट इज ऑल ओवर अबाउट द इलेक्ट्रिक एनर्जी. आफ्टर दैट इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका इलेक्ट्रिक पावर. सो लेट्स सी इलेक्ट्रिक पावर. रेट ऑफ डूइंग वर्क डन. इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है जी? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. मींस पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वर्क डन और कितने समय में हो रहा है? दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. पावर इज इक्वल टू इफ
करंट I flows for time t under a potential difference V, then अभी हमें देखो यहाँ क्या फॉर्मूला P इक्वल टू W अपॉन T। इससे पहले ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया W इक्वल टू V इंटू I इंटू अब इस फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऊपर पुट कर देते हैं तो पावर की जगह क्या जाएगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T अपॉन T। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा तो पहला फॉर्मूला बन गया आपका पावर का P इज इक्वल टू V इंटू I। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं के ऊपर आगे भी इस टॉपिक में भी न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। अगर हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ वी विल गेट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा D की जगह आ गया I R इंटू I मींस पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। देखिए किसके टर्म्स में ये फॉर्मूले हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि हम I को बाहर ले रहे हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R पुट कर रहे हैं, यहाँ का I की जगह आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा V अपॉन R है, I स्क्वायर है तो V अपॉन R स्क्वायर इंटू R, R से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन इसके टर्म्स में ये देख लीजिए अंतर है, यहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करते हैं पावर की यूनिट की। फॉर्मूला आपका आया पावर इज इक्वल टू वर्क डन ऑन टाइम, और वर्क डन की यूनिट होती है आपका जूल और टाइम की यूनिट होती है आपका सेकंड। तो पहले यूनिट आ गई आपका जूल पर सेकंड और JS -1 दैट इज कॉल्ड 1 वाट। हाउ वी कैन डिफाइन 1 वाट? 1 वाट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट, 1 वाट हम कब कहेंगे? इफ क्या दिख रहा है आपको 1 वाट किसके इक्वल है? 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ये फॉर्मूला है आपका, इसी से रेफरेंस बन जाएगी किसी भी सर्किट के अंदर द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, किसी पावर की इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट flows in it against a potential difference of 1 volt। ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और 1 वाट की जरूरत क्या जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, और देखो इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है 1 वोल्ट और 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो इस फॉर्मूले के आधार पर है। ये वाली डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी? प्रीवियस क्लास के अंदर 9th क्लास में हमने पढ़ी है। अब हमें क्या कहना है कि द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो उसकी जो पावर है उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। उसकी जो पावर है उसको हम क्या कहेंगे? 1 वाट कहेंगे। ठीक है जी। और पावर की यूनिट आ गई आपका, हम यहाँ कुछ रिलेशन देख लेते हैं। 1 किलो वाट दैट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। और 1 HP हॉर्स पावर दैट इज इक्वल टू 746 वाट। ये याद रखेंगे, कभी कभी सीधा 1 नंबर का क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इनसे रिलेटेड ही पूछ लिया जाता है। आगे आता है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। उसकी भी बात कर लेते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। कॉमर्शियल यूनिट की अगर हम बात करें पावर की तो उसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और 1 यूनिट कैसे आता है? लेट्स कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट की यदि अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड किलोवाट आवर और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और सिंपल वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं? यूनिट। ये होती है आपकी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। एंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और
of power 1 kilowatt works for 1 hour is called 1 kilowatt hour. अगर कोई अप्लायंसेस 1 घंटे के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है और उसकी जो पावर है वो 1 किलोवाट आवर कब कही जाएगी, 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का है और 1 घंटे के लिए अगर वो वर्क कर रहा है तो उसकी पावर को हम क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर. अगर इसको तोड़ने तो यह जाएगा आपका 1 किलोवाट मल्टीप्लाई 1 और 1 किलोवाट में हम जानते हैं 1000 वाट होते हैं. ठीक है जी, मल्टीप्लाई 1 आवर के अंदर अगर हम क्या निकालें सेकंड तो यह आएगा 60 मल्टीप्लाई 60 और आ गया आपका सेकंड. और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 जूल बटे सेकंड मल्टीप्लाई 3600 सेकंड. सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, यह जाएगा आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36 डबल 0 और ये 3 0 यहाँ तो इसको अगर पावर नोटेशन में चेंज करें तो आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6. काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और ये आ रहा है पॉइंट इधर पहले आ रहा है तो 3.6 into 10 to the power 6 क्या आ गया जूल. This one is the relation between 1 kilowatt hour and the 1 kilowatt hour is equal to the 3.6 into 10 to the power 6 joule. So that is in the topic of electricity. यहाँ ये टॉपिक आपका खत्म होता है, थ्योरी इस पार्ट की खत्म होती है. बस एक कल लास्ट वीडियो आपको मिलेगा जो इसके न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड होगा, जो फॉर्मूले हमने आज पढ़े हैं. ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले हमने पढ़े. एक पावर का पढ़ा H = I² RT हीट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. उसके बाद पावर का फॉर्मूला P = VI. ठीक है जी, और एक फॉर्मूला फिर से रिवाइज किया हमने जो 9th क्लास में पढ़ा, पावर = वर्क डन अपॉन टाइम. और एक सामने ये यूनिट का फॉर्मूला है, अगर हमें कई यूनिट निकालनी पड़े तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा. एंड दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में बहुत हद तक काफी पूछा जाता है. और इस टॉपिक में इतनी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है. तो हम इन फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कल के लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.